दोस्तों फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 हम सभी के स्तरों पर टूट आया, जिसका हर धड़कते हुए दिलों को बेदर्दी से इंतजार था। सोलो लेवलिंग एक पॉपुलर साउथ कोरियन वेब नॉवल है क्रिएटेड बाय चो यूंग, जिसने हमें मिलाया है इंटेंस फाइटिंग सीन से और खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट से। दोस्तों सीजन 2 को समझने से पहले हमें सीजन 1 का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए ले चलूं आपको उस जमाने में जहाँ पे अचानक से कुछ मिस्टीरियस पोर्टल इस दुनिया में ओपन होने लगते हैं। इन पोर्टल के अंदर समाते होते खतरनाक किस्म के बीस्ट और मॉन्स्टर। ये पोर्टल डंजन में एंटर करने के लिए एक गेटवे की तरह काम करता होता है। पोर्टल के ओपन हो जाने के बाद 7 दिनों के अंदर उस डंजन की सफाई ना की जाए तो दोस्तों इस सूरत में हमें डंजन ब्रेक देखने को मिलता है और खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में टूट आते हैं। इन मॉन्स्टर को कोई भी इंसानी हथियार से नहीं मारा जा सकता था, तो इनका सामना सिर्फ वही चुने हुए खास इंसान करते हैं जिनकी हमें अवेकनिंग देखने को मिलती है, और वो जाने जाते हैं हंटर्स के टाइटल पे। इस दुनिया में 1% से कम लोग ही होते हैं जिनकी अवेकनिंग होती है और वो हंटर्स के टाइटल से जाने जाते हैं, और उनमें भी बड़े खास लोग ही होते हैं जो सी रैंक को पास करते हैं और फिर एस क्लास का हंटर बनते हैं। रैंकिंग की बात चल रही है तो मैं बताता चलूं, इस दुनिया में रैंकिंग की बनिस्बत ही हंटर्स को उनकी इज्जत दी जाती है। अगर वो एस क्लास का हंटर है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, जिसके पास काफी ज्यादा हाई माना पावर होती है, और ई क्लास सबसे लोवेस्ट कंसिडर की जाती है। एक बार अवेकनिंग होने के बाद हंटर की माना पावर नहीं बढ़ती, इस वजह से उसे अपनी सब कॉम्बैट पावर पे ही फोकस करना पड़ता है। और बदकिस्मती से हमारा मेन कैरेक्टर भी एक ई क्लास हंटर होता है, क्योंकि हंटर वर्क इसलिए करता होता है ताकि वो अपनी बीमार माँ के लिए पैसा जमा कर पाए। तो वो अपनी टीम के साथ एक सी रैंक डंजन में एंटर करता है, पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उस डंजन के अंदर एक और एस क्लास डंजन होती है। इस डंजन में फंसने के बाद लगभग वहां पे सभी लोगों की मौत हो जाती है, सवाए 1-2 को छोड़ के। वो 1-2 भी इसलिए बचते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर लकीली वहां पे मौजूद स्टोन टैबलेट को समझ पाता है और फिर आखिर में खुद को सेक्रीफाइस करके अपने दोस्तों को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और जहां पे लगभग सारे लोग मारे गए होते हैं, वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक सुनहरा मौका होता है जब लगने ही लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ कि जिन्वू एक एक्सट्रीम सिस्टम पावर गेन करता है, और यहीं से दोस्तों उसका सफर शुरू होता है हंटर बनने का। अवेकनिंग के बावजूद भी हमारा एमसी ही वो पहला बंदा होता है अपनी में जो कि अपनी माना पावर को बढ़ा सकता होता है, थैंक्स टू यूनिक सिस्टम पावर जो कि उसे डंजन में मौत की सूरत में मिली होती है। यहीं से हमारे एमसी का सफर शुरू होता है और धीरे धीरे करके हमें खतरनाक किस्म की कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में जिन्वू काफी तरह तरह की डंजन्स को क्लियर करता है और स्ट्रॉन्ग बनता भी चला जा रहा होता है, और फिर आखिर में जिन्वू जॉब चेंज क्वेस्ट में जाता है, जहाँ पे उसका मुकाबला अब तक सीजन 1 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इग्रेस से होता है, जिसके खिलाफ एक खतरनाक बैटल लड़ने के बाद फाइनली जिन्वू को विक्ट्री नसीब हो ही जाती है, और आखिर में वो नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्च बन जाता है, जिसकी शैडो पावर का इस्तेमाल करके वो इग्रेस और उसके चमचों का शैडो मास्टर बन जाता है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ आइए जानते हैं सीजन 2 को एपिसोड 1 के साथ। सोलो लेवलिंग सीजन 2 को भी एनिमेट किया A1 स्टूडियो ने, और इस बार ऑफिशियल्स की तरफ से हम 13 एपिसोड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीजन 2 के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन्वू जिना की टीचर से मिलने स्कूल आता है, यहाँ पे लगभग हर लड़की उसके प्यार में गिरती चली जा रही होती है। मीटिंग के दौरान जिना की टीचर जिन्वू के सामने जिना की काफी ज्यादा तारीफें तो करती है, लेकिन साथ ही साथ उससे एक रिक्वेस्ट भी करती है हान को लेके। हान यहाँ पे जिना की एक दोस्त होती है जो कि स्कूल वगैरह अटेंड नहीं करती होती। जब जिन्वू उससे मिलने जाता है तो ये लड़की तो वही निकलती है जो योकिन फेक टीम मेंबर थी। उसको देख के जिन्वू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन हान यहाँ पे जिन्वू की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। जिन्वू उसे समझाता भी है कि एक ई रैंक हंटर होने के नाते तुम वैसे भी ज्यादा कमा नहीं सकती, तो तुम्हें अपने स्कूल वगैरह पे फोकस करना चाहिए, लेकिन हान उसे यहीं पे मना कर डालती है और उसे जाने के लिए कहती है। तो ये देख के जिन्वू उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है। दूसरे सी में अपने बाइक का बदला लेने के लिए 200 कंट्री पार जिन्वू के पीछे चला आता है। उसके भाई ने जिन्वू से गद्दारी की थी, जिस वजह से उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया था जिन्वू ने। 3 शिफ्ट होकर हंटर एसोसिएशन गो और एस क्लास हंटर चोई पे जाता है, जहाँ पे वो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स के सिलसिले में बैठ के यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे चोई ये डिसाइड करता है कि वो इन मॉन्स्टर्स को लेके थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और यहाँ पे एक बार फिर से सीन कट हो जाता है। कहानी हान और जिन्वू की तरफ पलट के जाती है, जहाँ पे वो लोग एक सी रैंक डंजन के पास मौजूद होते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका और प्रॉपर्टी व्हाइट टाइगर की होती है, और यहाँ पे मौजूद एक क्लास हंटर केम जिसका जिम्मे होता है फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देना, और इसी वजह से तो जिन्वू यहाँ पे हान को अपने साथ लेकर आया होता है।
जिन्वू का ये मानना होता है कि अगर वो हान को करीबी से दिखाएगा कि डंजन कितनी ज्यादा खतरनाक होती है तो शायद से वो हंटर बनने के फैसले को रद्द कर डाले। ठीक इसी तरह ये लोग यहाँ पे डंजन में एंटर तो करते हैं, लेकिन इनके एंटर करते सारी वो डंजन का गेटवे रेड पोर्टल में बदल जाता है। जिन्वू यहाँ पे हान समेत बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और अब अगले ही पल में वो अपने आप को एक बर्फीले इलाके में पाते हैं। हान के पूछने पे जिन्वू उसे रेड गेट के बारे में बताने लगता है। ये एक ऐसा गेटवे है जिसके रेड होने के बाद तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका कनेक्शन पूरे तरीके से बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे में मगन होते हैं कि देखते ही देखते कई दूरी से जंगलों के बीच से एक उड़ता हुआ तीर आके हान की पीठ पीछे लगने ही वाला होता है कि जिन्वू अपनी तेज तरीके के फ्लेक्सेस और अपनी फुर्तीली दिखाते हुए आसानी से उस तीर को अपने हाथों से ही रोक लेता है। एक तरफ जिन्वू ने हान को तो बचा लिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे उनका साथी इसी एरो से मारा जाता है और इस एरो के पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आइस एल्फ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका काम तमाम करने आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्वू की मौजूदगी का एहसास इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो एल्फ वहीं पे थर थर कांपने लगते हैं और वहां से निकल लेते हैं। किम सर्वाइवल बेसिस के लिए यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को फौरन से जारी करता है कि हमें 2 ग्रोह में सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि किम को ये बात अच्छे से मालूम होती है कि ये डंजन अब काफी ज्यादा खतरनाक है। सबका सरवाइव करके यहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बंदों को अपने पीछे आने को कहता है और वीक को अपने से दूर करता है। इस वजह से दूसरी टीम का लीडर कोई और नहीं बल्कि जिन्वू होता है। यहाँ पे एक बी क्लास हंटर जिन्वू के पास खुद ही चली आती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि जिन्वू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तो उसने इतनी आसानी से उस आइस एरो को अपने एक ही हाथ से रोक डाला। तो हाँ यार दोस्तों, इसी तरह ये टीम 2 हिस्सों में स्प्लिट अप हो जाती है, जहाँ पे किम का मानना होता है कि जिन्वू की टीम जल्द ही मारी जाएगी और इसी तरह ये लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। जहाँ पे जिन्वू अपनी टीम समेत गहरे जंगलों के बीचों बीच में से गुजरने लगता है, क्योंकि हम देख पाते जिन्वू पूरे तरीके से काम होता है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को समझाता है अगर हम इस जगह से गुजरेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइस बियर का ही खतरा होगा और हमें दूसरे बीस्ट वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि इनका सामना आइस बियर से होगा। ना कि सब इतना, बल्कि यहाँ पे जिन्वू अपने स्टोर किए गए हुए आइटम में से गरम कोट निकाल के अपनी पूरी की पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो देख के उसकी पूरी की पूरी टीम हैरान पड़ जाती है, क्योंकि उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई सारे कोड्स को बाहर निकाला जो कि उसने अपने आइटम में स्टोर करके रखा होता। इतनी खतरनाक किस्म की काबिलियत ई क्लास की बस की बात नहीं होती। अब उसके साथी समझने लगते हैं कि जिन्वू की साइड पे होना एक समझदारी थी। उनके हैरान चेहरे देख के और परेशानी देख के जिन्वू उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उससे किसी भी किस्म का सवाल ना पूछा जाए। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते कि थोड़ी देर में यहाँ पे जिन्वू अपने सामने आइस बियर को पाता है और एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर ओनर को देखते हैं और उसके कुछ साथियों को भी। लेकिन ये लोग चाह के भी इस डंजन में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि रेड डंजन हो जाने के बाद बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। जिन्वू को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक दोंगसू भी जा पहुंचता है और यहाँ पे सारे लोग जिन्वू की एबिलिटी पे शक कर रही होते हैं। इसी बीच में कहानी जिन्वू पे जाती है, यहाँ पे उसने 1 नहीं बल्कि कई सारे आइस बियर को अकेले ही मार गिराया होता है और ये देख के उसकी पूरी की पूरी टीम अब काफी ज्यादा और भी हैरान होने लगती है। और ये देख के उन्हें इतना तो क्लियर हो जाता है कि जिन्वू अकेले ही पूरी की पूरी सिचुएशन को संभाल सकता है। इस वजह से वो लोग आपस में पार्टी करने लगते हैं और जिन्वू अकेले ही पूरी की पूरी बियर की सेना को खत्म करने निकल पड़ता है। इतने सारे आइस बियर को देख के जिन्वू यहाँ पे अपनी शैडो की सेना बुलाता है, क्योंकि बहुत आसानी से और काफी ही जल्दी से पूरे के पूरे बियर्स का खात्मा करने लगते हैं। थोड़ी देर में इन बियर का बॉस आ जाता है जो कि बाकी बियर्स के निस्बत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी सिर्फ एक ही दहाड़ से जिन्वू की शैडो आर्मी को खत्म कर डालता है। तो जिन्वू यहाँ पे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बेचता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इग्रिस होता है। देखते ही देखते इग्रिस इतनी आसानी से उस बियर पे बाड़ी पड़ने लगता है और इतनी तेजी से अटैक करने लगता है कि उस बियर को जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिलता और थोड़ी देर में वो इस बियर के सर को उसके तन से जुदा कर डालता है। उसकी ताकत देख के जिन्वू भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि चाहे भले ही मैं इसका मास्टर हूँ, लेकिन इस वक्त इग्रिस मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहानी किम की ओर जाती है, जहाँ पे देखते देखते हमें मालूम पड़ता है कि किम की पूरी टीम मारी गई होती है और उनके सामने एक खतरनाक किस्म का एल्फ बीस्ट खड़ा होता है। उसको देख के किम काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए मदद की पुकार लगाते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन ये भाग रहा कहाँ है, सवाल तो ये उठता है। दोस्तों, इस एपिसोड को देखते दौरान मैंने जो सबसे पहली चीज नोटिस की वो इसकी एनिमेशन थी।
A1 स्टूडियो ने यहाँ पे काफी खूबसूरती से इसे एनिमेट किया और पिछले सीजन की निस्बत यहाँ पे हमें एनिमेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस एपिसोड में कॉन्फ्लिक्ट और मुसीबत तो तब उठती है जब ये लोग उस डंजन में एंटर करते हैं और उस डंजन का गेटवे रेड गेटवे में बदल जाता है। और इस सब के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन में मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा वो है जिन्वू की कामनेस। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी और चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन हो जाए जिन्वू पूरे तरीके से काम रहता है। ये चीज मुझे इस एपिसोड में थ्रू आउट काफी ज्यादा पसंद आई। और इस एपिसोड में मेरे 3 फेवरेट मोमेंट्स थे, जहाँ पे सबसे पहले किम आखिर कितनी खूबसूरती से हान की जान बचाता है और कैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को गहरे जंगलों में से गुजारने लगता है। ये उसकी समझदारी की तरफ इशारा किया जा रहा है। और जो सबसे मेरा फेवरेट मोमेंट थी जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी टीम पार्टी करने लगती है और जिन्वू अकेले ही पूरी की पूरी बालू की सेना से लड़ने चला जाता है। और आखिर में हमें जिन्वू की शैडो की पावर्स भी दिखाई। और सबसे बढ़ के जो इग्रिस का बैटल था भाई वो पूरे तरीके से माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों मुझे मजा तो तब आया था जब यहाँ पे किम का गरूर पूरे तरीके से टूटा था, क्योंकि उसका मानना था कि वही अकेला ही यहाँ पे सबसे बेहतर है। अब जिस तरीके से वो मदद की पुकार लगा रहा है आगे एक्सपेक्ट करना शायद से आसान है कि उसकी मदद जिन्वू ही करने वाला है। इस एपिसोड में मैं अगर किसी कैरेक्टर को कॉल आउट करना चाहूंगा तो वो हान है, जिसने पूरी की पूरी एपिसोड को आगे बढ़ाया, जिन्वू को मुसीबत दी और जिन्वू से पोर्टल में ले चला गया। यहीं से सारी मुसीबत की शुरुआत हुई। इस एपिसोड में हमें सब एक ही माहौल देखने को मिला और वो था डार्क और खून खराबा। वैसे तो इस एपिसोड में मुझे कोई खराबी नहीं दिखी। लेट्स जस्ट होप कि A1 स्टूडियो आगे भी ऐसी एनिमेशन हमें देता रहे ताकि हम कंप्लेन कर ही ना सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल के मालिक है तो मैं आपको कहूंगा कि इस एनिमे में थोड़ा सा खून खराबा ज्यादा है, वायलेंस हमें देखने को मिलती है, तो ये एनिमे आपके लिए नहीं है। दोस्तों फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।